Hey guys, this is Shivasankar Tiwari and you are watching my YouTube channel Exam Warriors Begins। कुछ समथिंग यहाँ पर न्यू है आपके लिए आज के नोटिफिकेशन में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये जानकारी लगभग सभी चैनलों में सुनाई भी जा चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या है नया नियम इस बार का, जो कि पहले के जितने भी नोटिफिकेशन आए हुए थे, यानी एसएससी 2019 की बात करें, 18 की बात करें या फिर उसके पहले की, तो उनमें भी ये नियम था लेकिन इतनी स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार अलग से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल का। मे भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दो कि उसमें लिखा गया कि अगर आपने वो वाली गलती कर दी जो नया नियम है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि क्या है नया नियम, और अगर आपने वो गलती की है तो कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। मतलब 1 साल आपका जा सकता है, और अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो फिर नौकरी से हाथ धो भी सकते हो। तो बेहद जरूरी है इस चीज को जानना, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। और एट द लास्ट आई विल टेल द व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एंड हाउ शुड यू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एग्जाम वॉरियर चैनल काफी फेमस है आप लोगों के में, और आप लोग इसे देखते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम रिलेटेड आता है मैं यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। और साथ में यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके लिए एक सीरीज़ भी लेके आई जाती है जिसमें जीके का डोज एक हर रोज। तो ये अपना सीरीज है जिसपे आपको जीके के वो सारे क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, इसके अलावा कमेंट करना किसी भी तरह का, किसी टॉपिक पे आपको जीके से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जरूर लिख के बताइएगा। एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल फॉर द न्यू अपडेट्स। तो विदाउट डूइंग एनी डिले वी जस्ट गो टू द नोटिफिकेशंस। तो दोस्तों पहली नोटिफिकेशन तो ये है जिसमें एसएससी ने आपके एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, कब उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन टीयर 1 कब कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी यहाँ पर डेट शीट आ गई है। तो जिसमें आपको बता दूं कि इस डेट शीट में ये बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज 6 नवंबर, ठीक है, यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है ये, और 15 दिसंबर तक लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। काफी लंबा टाइम है, तो आपको बहुत ज्यादा हरिड नहीं होना है, आराम से आप भर सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेट भी नहीं करना, क्योंकि बाद में कभी कभी होता है कि वेबसाइट का जो सर्वर है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये टाइम मिल रहा है, इसके लिए आपको लास्ट डेट फॉर द टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 15 तक ले सकते हो। इसके अलावा अगर फी पेमेंट आप 17 तक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अगर चालान आपने जनरेट किया है तो वो 19 दिसंबर तक आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका है एप्लीकेशन से रिलेटेड डेट शीट। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इसे फिलअप कर दो, क्योंकि लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करो। हो सकता है अगर आप लास्ट डेट करें तो आपको डिजायर्ड सिटी ना मिल पाए, ठीक है। जहां पर आपने फर्स्ट चॉइस डाली है कि आपका एग्जामिनेशन इस शहर में होना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा अगर आप डिले करते हो। तो इसलिए जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दी गई कि आपका जो CBT 1, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 जो होगा वो 12 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। तो ये तो एकदम कंफर्म डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। ये टेंटेटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि अब 12 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आपके पास टाइम कितना। अगर आज नवंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर 2 महीने यहाँ और 4 महीने वहां पर, ठीक है। तो 5 से 6 महीने आपके पास टाइम है टोटल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपने अपनी पहली बार तैयारी करनी शुरू की तो आपके पास भी एक सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको हर रोज जीके का डोज एक हर रोज में नए नए जीके के टॉपिक्स, साथ में उसके ट्रिक और हाउ टू लर्न, ये सारी चीजें मैं आपको लेकर के आता हूँ, जिसमें एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी से होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उनसे रिलेवेंट जितने भी एग्जाम में आपके जीके क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर आई बटन में आपको एक लिंक दिखाई दे रही होगी जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट की डाल रखी है, उस पर जाइए और आप चेक करिए कि कैसा आपके लिए क्या वो रिलेवेंट है या फिर नहीं।
क्योंकि ये तो रेलेवेंट ही होने वाला है। ओके, तो डेट शीट फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन बताया गया डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए, जो कि नोटिफाइड लेटर होगा। अभी इसे बताया नहीं गया है, बाद में इसे बता दिया जाएगा। देखते हैं आगे। आपको पता भी होना चाहिए कि जो ये पे स्केल दिया गया है इस एग्जामिनेशंस में आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई है, 4, ठीक है। इन 4 कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएसए, जिनका लेवल 2 की ये जॉब होती है, और यहाँ पर ये पे स्केल 19,900 से लेकर के 63,200 तक का है, ठीक है। इन सभी पोस्टों के बारे में डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जरूर देख लेना। यहाँ पर सिर्फ ब्रीफली आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पोस्ट है, ताकि आपको एक अपना डिजायर्ड जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो जान सको, ठीक है। यहाँ पर PNA से होता है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसके लेवल 4 की जॉब होती है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक की इनकी पे होती है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे लेवल 4 की जॉब है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर विदाउट CAG होता है, दैट इज ग्रेड A की जॉब है, और ये लेवल 4 वाली होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर वैकेंसी की, तो वैकेंसी यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, और बताया गया है कि ये इनकी वेबसाइट पर बाद में बता दिया जाएगा, जो कि टेंटेटिव वैकेंसी होती है। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें SC, ST, OBC, EWS, ESM और PWD के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलता है। तो अलग अलग कैटेगरीज के लोगों का अलग अलग रिजर्वेशन होता है, तो वो रिजर्वेशन वाले एनेक्सर में हम उसे देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात की है कि कौन से लोग किस तरह की डिसेबिलिटी वाले लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कहाँ पर कि नेशनलिटी सिटीजनशिप यहाँ पे कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मोस्टली आप इंडियन हैं तो आप जरूर भर सकते हैं, आप एप्लीकेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जरूरी चीज है एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको पता होना चाहिए कि दैट इज 18 to 27। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 18 साल है और 27 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और एज जो काउंट किया जाएगा वो आपके 1 जनवरी 2021 जो कि मैक्सिमम है, और मिनिमम जो होगी, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 जनवरी 1994 से आपका पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में आते हो तो जरूर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट SC ST के हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वाले को 3 साल, PWD अनरिजर्व 10 साल मिलता है, PWD OBC वाले को 13 साल, और PWD SC ST को 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पर एक सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आगे देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन मतलब फॉर्मल सर्टिफिकेट। तो ये सब चीजें तो बाद की चीजें हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप जो भी यहाँ पे 4 कैटेगरीज देखी थी आपने, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। तो आपको पता होगा LDC, GSA, PA, SA एंड DEO में 2 तरह की पोस्ट होती है, एक CAG इन CAG होता है, एक्सेप्ट CAG होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट DEO इन CAG को छोड़ करके बाकी सबके लिए आपका 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। इसके अलावा अगर DEO इन CAG की बात करें जो ग्रेड A की जॉब है, तो उसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 12th में, ठीक है। तभी जा करके आप, वो भी साइंस मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए, तब जाके आप C एंड AG में आप एप्लीकेशन दे सकते हो। हालांकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो ये सारी कैटेगरीज वहाँ पे शो करती है, आप अपने चॉइस के अनुसार प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो चीजें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीजें दी गई है, हाउ टू अप्लाई दिया गया है। इसका सिंपल सा मेथड है, हाउ टू अप्लाई के लिए मैं एक नया वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा हर एक चीज फिलअप कर करके, ठीक है। कहाँ पे क्या आपका नेम कैसे भरना है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ डालना है, फोटो कहाँ लगानी है ना, सिग्नेचर कैसे फिलअप करना है, फोटो की साइज कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी डिटेल मैं वहां पर दूंगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी जैसी अगली वीडियो आ जाए, आज या फिर मैं कल के डेट में जरूर से अपलोड कर दूंगा
उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप फोटो की साइज को रिसर्च कर दोगे, यानी कि जैसे इसमें 20 KB से 50 KB के बीच में आ गया तो उसे आप कैसे कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, दैट इज द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। इस चीज के लिए इसने एसएससी ने एक्चुअली अलग से एक नोटिफिकेशन दिया है, उसे मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो जानकारी यहाँ पे दी गई है कि जो भी आपका फोटोग्राफ होना चाहिए ना वो 3 month से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन बोर्ड, द डेट व्हिच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियर प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि आपके फोटो पर वो डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। भाई यही है सबसे बड़ी चीज और यही है सबसे बड़ा नियम। ठीक है, इसे मैं दोबारा से आपको अलग से नोटिफिकेशन आया उसे भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ भी आप देख लो कि अगर आपके फोटो पे डेट मेंशन नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सबके लिए जो भी 100 रुपये लग रहा है, सिर्फ जो भी रिजर्व कैटेगरी और वुमेन को छोड़ करके उन लोगों का फ्री है। ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं। आगे चीजें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो अगर आप सेंट्रल रीजन में आते हैं जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनमें से किसी एक को भी, किसी 3 को शायद चॉइस करने के लिए ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उन 3 को चॉइस कर सकते हो। स्टैंड में है तो इतने सारे, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल दी गई है, वो आप अपने चॉइस के अनुसार फिलअप करोगे। ये सब डिटेल मैं वहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से किस चीज को फिलअप करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा उसमें किस तरह का पैटर्न आने वाला है और क्या क्या चीजें होने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टियर 1, डिस्क्रिप्टिव पेपर टियर 2 एंड स्किल टेस्ट दैट इज टियर 3, यानी कि यहाँ पर 3 स्टेज हैं और ये तीनों स्टेज आपको एक गुड मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने हैं, तब जाके आपको एक जॉब मिलेगी। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि टियर 1 का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ पेपर आता है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट होंगे। वो सारे सब्जेक्ट के ये हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस होंगे और उन सबके 50 नंबर होंगे। तो मैं बता दूं कि आपका यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज से आपकी पूछी जाने वाली है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग्स के क्वेश्चन होंगे जो कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, और जनरल अवेयरनेस होंगे जिसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के, और इसके लिए आपको पूरे समय मिलेंगे 60 मिनट, दैट इज 1 आवर्स। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि एक फास्ट आपको होना पड़ेगा। मतलब आपको अगर आता भी है तो भी आपको एक फास्ट एंड फ्यूरियस बनना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली और काफी एक्यूरेसी के साथ आप कर सको। जो स्क्राइब यूज करते हैं उनके लिए 80 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता ये भी होना चाहिए कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट। एक्चुअली कैंडिडेट करते क्या है कि वो क्वेश्चन को करते जाते हैं और सारे क्वेश्चन लगा देते हैं, लेकिन ये कभी भी एक वाइज स्टूडेंट नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उसे आएगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मेनली कैंडिडेट क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि उनसे किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो ये बेहद जरूरी होता है कि आप ये जानें कि आपके एग्जामिनेशन में जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और उसी टॉपिक को आप पढ़ें। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाने वाला है एरर, सबसे बड़ी चीज एरर ही है। ठीक है, एरर 2 क्वेश्चन तो खाई जाते हैं एरर से। ठीक है, ये सारे डिटेलिंग में और भी डिटेल में आपको बताऊंगा अपने दूसरे वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रीफली बता देता हूँ आपको, और आप भी इस नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। और एक चीज और, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने लिंक अपने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लो। वहां पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आने वाला है एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड वर्ब्स,
conversion into direct indirect narration, shuffling of the sentence part, shuffling of the sentence passage, close passage, comprehension passage. सिमिलरली इन जनरल इंटेलिजेंस में इतने सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक चार्ट्स। एंड जनरल अवेयरनेस में आपको जो भी है इंडिया का जो भी हिस्ट्री होता है, उसका जो भी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं। तो ये डिटेलिंग जो है आप एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अपना टाइम टेबल बनाने में और आपका अपना गोल सेट करने में। तो अगर एग्जाम ओरिएंटेड आप तैयारी करना चाहते हो तो ये बेहद ज़रूरी होता है एक सीरियस कैंडिडेट को कि वो नोटिफिकेशन को काफ़ी केयरफुली पढ़े और खासकर जो भी उसमें सिलेबस दिया गया उसे जानने की कोशिश करें। ओके, टीयर 2 की बात करें तो ये पेपर काफ़ी आसान होता है, जनरली कैंडिडेट इसे क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपको सिर्फ 33 मार्क्स लेके आने होते हैं, यानी कि 33% का ये मार्क्स होता है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आपको एसे एंड लेटर राइटिंग करनी होती है। वो आपके अपने चॉइस के लैंग्वेज में कर सकते हो, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश, किसी में भी आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टीयर 3 की बात करें तो यहाँ पर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होती है। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं, हालांकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट में आपको देखिए बताया गया है यहाँ पर कि जो भी डाटा एंट्री स्पीड जो होगी वो 8000 की डिप्रेशन होगा, ठीक है, और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर दूसरे की बात करें तो पोस्ट ऑफ डाटा इंटरप्रेटर ग्रेड ए की बात करें तो वहाँ पर 15,000 की डिप्रेशन होता है फॉर 1 आवर्स के लिए, ठीक है। और अगर बाकी सब की और भी बात करें तो वहाँ पर आपको एलडीसी एंड जेएसए की बात करें तो यहाँ पर अलग ही क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी वाले के लिए 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर टाइपिंग होती है, जिसमें आपको 10,500 की डिप्रेशन फॉर द इंग्लिश एंड 9,000 की डिप्रेशन फॉर द हिंदी मीडियम के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइपिंग स्किल टेस्ट है। फिलहाल आप अपने रिटन टीयर 1 की प्रिपरेशन करिए, साथ में ये भी लेके चल सकते हैं, लेकिन इतना भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारी बहुत सारी नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरें या फिर आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ तो आपके पास ये आईडी होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो। इनमें से कोई भी आपके पास एक होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि ये सब हो, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक और अगर कोई दूसरा है तो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एट द लास्ट होता है, ठीक है, टीयर 3 के बाद में। पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको डालनी होती है क्योंकि आपने जैसे देखा अभी 4 पोस्ट आप थी, 4 कैटेगरी थी। 4 कैटेगरी में पहले वाले में आपने देखा था कि लेवल 1 में ही थी जे एसे एंड जे का था, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टिंग भी की जाती है। तो ये सारे डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से सिलेक्ट किया, देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी लेवल यहाँ पर दिया गया था, जैसे डीओ का है, डीओ ग्रेड ए है, एलडीसी जेएसए है, पीएन ऐसे है, तो इन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ आता है, सबका अलग अलग होता है। जिनका मार्क्स हाई होता है उनके लिए डीओ मिलता है, थोड़ा सा कम वाले को डीओ इन ग्रेड ए मिलता है, ठीक है। एलडीसी एन जेएसए का उससे कम होता है और सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो पीएन ऐसे वाले की जाती है, ठीक है। इसके रीजन है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी कम होती है काफ़ी, जबकि पीएनएसए में वैकेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ निकलता है और कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो आपके टीयर 1 और टीयर 2 के सब्जेक्टिव जो भी पेपर हुए हैं उनके बेस पे होता है, जबकि टीयर 3 जो आपका होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है मैंने आपको यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें जो है आप अपने से खुद से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे जाके आप देख लेना। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप खुद से भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर कर देना, आई विल क्लियर दैट, ओके।
Candidate in their own interest should submit online application much before the closing date and not to wait till the last date of the avoid the possibility of disconnection। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को अप्लाई कर दो, लास्ट के टाइम का वेट नहीं करना, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। इसके बाद आपका ये एनेक्सर वगैरह दिया गया जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कैसे होना चाहिए अगर आपको बनवाना है तो। बाकी अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो आपको किसी भी इस तरह का डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि SSC CHSL ने अलग से जारी किया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन है जिसने SSC CHSL ने 6 को ही अलग से जारी किया था, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एस्पिरिंग कैंडिडेट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 may note that the scanned color passport size photograph upload in JPEG format between 20 KB to 50 KB in an online application form। ठीक है, ये फोटोग्राफ के लिए अलग से नोटिफिकेशन आई है। इसमें क्या लिखा गया, शुड नॉट बी मोर देन 3 months old from the date of the publication of the notice examination। That means कि अगर 6 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है तो 3 महीने पहले यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अगस्त क्या नहीं होना चाहिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना। तो अगस्त 6 के बाद का फोटो आपका हो सकता है, अगस्त 6 के बाद का अगस्त सितंबर अक्टूबर और ये नवंबर चली रहा है। तो इतने अगस्त के बाद की अगर फोटोग्राफ है तो आप लगा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि the date on which the photograph has been taken should be clearly printed on the photograph। ओके, तो आप अगर फोटोग्राफर के पास जाइएगा तो उसे बता दीजिएगा कि वो डेट उस पर मेंशन कर दे। ठीक है, आपके फोटो के नीचे वहां पे डेट लिख करके आ जाती है, तो वैसा करवा के करना है। ठीक है, the above instruction have been incorporated in compliance of the decision of the High Court Honorable। तो ये कोर्ट से भी जारी कर दिया जा चुका है। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। भाई यही तो है सबसे बड़ी जड़, क्योंकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने ऐसे ही फोटोग्राफर डालने की आदत हुई है। तो आप भी अगर ऐसे भूल में पड़े हुए हो तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपका 1 साल खराब हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए आप फोटोग्राफ बनवा लो जितना जल्दी हो सके और उसे अपलोड कर दो। तो ये है हमारा पूरा नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी जो भी नोटिफिकेशन थी मैंने बता दी। फिलहाल आपको पता चल गया होगा सारी चीज़ें। फाइनली आपको वो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ ताकि सबको ये नियम पता चले, क्योंकि अगर इसमें किसी ने गलती कर दी तो मे बी वो दोबारा फॉर्म को फिलअप ना कर सके, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम आपके आ सकती है और आपका पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे और दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। Thank you to watching the video at the last. Have a nice day.